नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एल फैमिली डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, थोड़ा बहुत सुस्त माहौल हमें देखने को मिला है। बहुत बड़ा डेविएशन आज के दिन में बाजार में विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बट इसी बीच में एफ ने थोड़ा बड़ा माल बेचा है। एफ के द्वारा आज हमें 2800 करोड़ के आसपास माल बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही है। और डीएस की बात की जाए वही 2000 करोड़ से ऊपर की बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अब एफ की बात की जाए तो बहुत लोगों को लगा था कि सेंटर रैली आएगी 25 दिसंबर के पहले, बट दोस्तों ऑलरेडी उन्होंने इस पूरे इंटायर दिसंबर महीना में अच्छे खासे पैसे पम्प किए हैं। और ऑफकोर्स अगर वो और ही पम्प करेंगे ना, भारतीय बाजार और भी चढ़ जाएगा। तो एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट या फिर बाई सेल हमें दिखाई देता रहना चाहिए प्रॉपरली, जहाँ पे बाजार का जो संतुलन है ना वो बहुत ही हद तक कायम रहे। ये बात इस पूरे इंटायर महीना की, तो जी हाँ दोस्तों लॉन्ग वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिकॉज मैं बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो ऑफकोर्स कैसे रही बात दिसंबर के महीने में 23,000 करोड़ के आसपास ही बाइंग हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मोर देन इनफ है। अगर आप लास्ट 32 महीनों का, 30 महीनों का, 24 महीनों का डेटा को देखें, ऑल दो डीएस ने भी कैसे भरपूर माल को एकोमोडेशन करने की कोशिश करी है। इसमें कैसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर आईएमएफ ने अचानक से भारतीय बाजार को डायरेक्टली वॉर्न कर दिया है। रीज़न क्या है, चिंता का विषय क्या है? भारत पे कर्ज का दबाव बढ़ रहा है। तो जी हाँ, तो सबको अच्छे से पता है कि कोई भी कंट्री बिना कर्ज का आगे नहीं बढ़ी है। आप जाके यूएसए का देखें, फ्रांस का देखें, यूरोप का देखें, उन सबको ऑफकोर्स एक कर्जे की आवश्यकता होती है। तो आईएमएफ का ऐसा मानना है कि आखिर जितना जीडीपी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एक साल में और जितना कर्ज हम लोग लेके बैठे हैं, ये कहीं 100% के ऊपर ना चला जाए। आप पूछेंगे वेट सर अभी कितना है, तो ये 81% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, तो उसे याद रखिएगा, जब कोई नेशन हेल्दी वे से ग्रो करता है ना, उसको पैसे की आवश्यकता होती है। और भारत जैसे तेज़ी से ग्रो वाली कंट्रीज़ की बात की जाए, उन सब में तो ऑफकोर्स ब्याज चाहिए होता है। तो ऑफकोर्स आईएमएफ रेस करता है, बट यस उनको शायद यूएस का बाजार दिखाई नहीं पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी संतुलित हैं। इन सब न्यूज़ से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कोई कंट्री बहुत रैपिडली ग्रो करती है ना, वो बिना फंड के पॉसिबल नहीं होता है। इन दोस्तों डेट टू इक्विटी का मतलब ये आपको पता है कि बाजार में तेज़ी छोड़ के जीडीपी में तेज़ी आना इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेट टू इक्विटी की बात की जाए, अगर हमारा जीडीपी बहुत ही अच्छे वे से, या फिर डेट टू जीडीपी की बात की जाए, अगर जीडीपी बहुत ही अच्छे से बढ़ता है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स कैसे मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है, इंडिया 24-25 में वन ऑफ द फास्टेस्ट नहीं, इंडिया टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी, मतलब सबसे अव्वल देखने को मिलेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सही में वर्ल्ड जीडीपी को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंट्री का कितना जीडीपी और ऑफ कोर्स डेट की बात की जाए रेशियो है, तो क्या वो बता सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डेट है ना, वो कौन सी कंट्रीज़ लेके बैठी है? हम देखते हैं कि आपका जीके और आपका इकोनॉमिक्स नॉलेज है वो कितना मजबूत है। बीच में गाइस आपको पता होगा कि बीच में नेस्ले इंडिया ने अपने स्टॉक विभाजन की बात करी थी, स्प्लिट की। अक्टूबर में न्यूज़ आई थी, बट फाइनली गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे 5 जनवरी के पहले अगर आप खरीदते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैं फिर से इस चीज़ को क्यों दोहरा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स एक जेंटल रिमाइंडर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोहराने के पीछे वजह है। अगर आप प्राइस को देखें ना, 25,000, बताने का मतलब क्या है, बताने का मकसद क्या है? अगर आप 12 साल पहले प्राइस देखें तो 2,000 के करीब था, 2500 के करीब था। कंपनी दोस्तों मात्र 12 से 10% के आसपास ही ग्रो की है, और उनके स्टॉक की बात की जाए 10x हुए हैं। बीच में तो गैस आपको पता है कि मैगी का क्या कांड हुआ था, मैगी बैंड हो गया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी अच्छे कंपनी जो 15-20 साल टिक जाए ना, जो डबल डिजिट्स में खाली ग्रोथ कंसिडर कर दे और उसमें स्टॉक स्प्लिट हो, बोनस हो, एडिशनल फ़ायदा होता है, आपके पैसे बनेंगे। तो अगर आपने नेस्ले को अभी तक होल्ड किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रांगली आप इसको होल्ड करें, बिकॉज एफएमसीजी का मार्केट लो इन्फ्लेशन में काफ़ी अच्छा बूम करता है, ऐसे इतिहास और डेटा बताते हैं।
2024 की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि एफएमसीजी में कुछ कंपनी से वीबीएल आईटीसी को छोड़ के ना उतने बड़े वेल्थ क्रिएट नहीं हुए, बट यस मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन अगर और भी काबू होता है, एफएमसीजी का बाजार और भी चल सकता है। कल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें डे लो से रिकवरी देखने को मिली, एक बहुत ही अच्छा और इनिशियल संकेत है। आपको पता है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किया और बड़ा पार्टी ही माल खरीदा है। कल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 2 साल का लंबा कॉन्सोलेशन बॉक्स से जिस दिन का इस कंपनी बाहर निकली, यहाँ से अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। पीछे से कैसे ईपीएस बढ़ रहा है और 2 क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और मेरा कैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अगर इस बार मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना में कोई पॉजिटिव संकेत अगर आते हैं तो पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस ना बहुत ही हेल्दी वे से ग्रो कर सकता है। ब्लैक स्वेन इवेंट आपको पता है कि क्या हुआ था कि मार्जिन का दबाव जो गैस 2020 में नहीं हुआ था, इंटायर लाइफ में उन्होंने नहीं देखा था। इवन प्रिंस पाइप के मैनेजमेंट ने बताया था कि 35 ईयर्स में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे उन्होंने इतना मार्जिन को क्राइसिस होता हुआ देखा था। तो कंपनी गैस उन सब चीज़ों से गुजर चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है ना वो बहुत ही ह्यूमंगस है। कोशिश की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें एक डील की खबर देखने को मिल रही है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप जाएं उस डील की खबर को गूगल में सर्च करें और ऑफकोर्स खुद से कुछ सीखने की कोशिश करें। मैं चाहता तो एक वर्ड ही लगता उस डील को, ऑफकोर्स मैं बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाके खुद से भी कुछ रिसर्च करें, तब जाके बाजार को सीखने का नज़रिया और ऑफकोर्स एक जो उत्साह होता है ना वो हमें खुद पनप जाएगा। कोशिश की बात की जाए 1200 से गए 1600 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट आप उसको छोड़िए, बाजार में ऑलरेडी ऐसी चीज़ डिस्काउंटिंग है। और मैंने ये चीज़ ना आज से नहीं पिछले 6-8 महीना से रटा है। और मैंने ये भी बताया कि मार्केट में आईटी और केमिकल को लेकर जो नेगेटिविटी है उसको आप छोड़ें। जिस दिन समय रिकवरी होगी ना रिपोर्ट्स भी अच्छे छपने लगेंगे। अब जिनको 200 अच्छे खासे एमओएस में सुपर एमओएस में खरीदने का मौका मिला वो बन सकते हैं। रही बात फ्रेश एंट्री की, एसआईपी करें, स्केप्टिक है तो Q3 के नंबर्स के बाद आप जजमेंट कर सकते हो। मिंडा की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का मेन कंटेंडर है। पीछे से ईपीएस बढ़ना, एफआईएस की होल्डिंग बढ़ना और कंपनी का एक साल के लाइफ टाइम हाई पे जाना, ये अपने आप में गैस तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही डेडली होता है। हम टाटा पावर में देखा, आईआरसीटीसी में देखा और मुझे लगता है कि यूनो मिंडा भी एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जा सकता है। रही बात का इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बहुत ही सुपर है, मैंने बहुत बार एनालिसिस भी किया है। बीच में कैसे बोनस की न्यूज़ थी, मैंने उस समय भी बहुत बार वीडियोस बनाया था। ऑफकोर्स उसके बाद कंपनी बाउंस बैक तो की है, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी गोइंग फॉरवर्ड 6-8 महीना, साल भर, 2 साल में आराम से 4 D को डिज़र्व करती है इनके वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से और इनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। तो कंपनी प्राइसी तो है बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। और टेस्ला का अगर भारत में आएगा तो यूनो मिंडा और बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री को ना बहुत धमाका फ़ायदा हो सकता है। ये बात दोस्तों आईआरसीटीसी की एक शानदार मोनोपोली बिजनेस हमें देखने को मिलती है, जिसने हाल फिलहाल में ही 916 का हाई लगाया था। तो ये टारगेट में आज से नहीं 650-600 के लेवल से देता आ रहा हूँ। और मैंने बताया था कि फर्स्ट टारगेट ही 850 के लेवल्स होंगे। यस, उससे ऊपर हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट यस वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसको गैस एफएनओ बैंड में भी रखा गया था। आप सबको अच्छे से पता है जब कंपनी में ओपन इंटरेस्ट बहुत ही हाई हो जाता है वो बैंड में आता है। और ये गैस बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, बट कंपनी के अंदर जो ईपीएस ब्रेकआउट हुआ है ना उसको फोकस करें। बहुत दिनों के बाद गैस आईआरसीटीसी में एक तगड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और इस बार क्वार्टरली नंबर्स अगर ठीक हो गए और कोविड का जो एक काला साया है, काला बादल है जो हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट से आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ रोकथाम नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, टूर्स एंड ट्रैवल्स में कुछ इफेक्ट नहीं आया, ये कैसे किंतु परंतु वाली बात है। मुझे कैसे पता होगा कि आने वाले 1 महीना में कोविड केसेस संतुलित रहेंगे फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इनको कैसे एक नेगेटिव सेटबैक मिलेगा। अगर वो चीज़ लगाम में होगी और इससे बहुत बड़ा ट्रैवलिंग पे इम्पैक्ट अगर नहीं होता है तो ऑफकोर्स कैसे मेरा ऐसा मानना है कि आईआरसीटीसी यहाँ से ना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इंडियन फूडवर्क्स की बात की जाए 412 से गैस रिकवर होकर कंपनी 600 के लेवल पे गई है। और यस 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे गैस मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, आपको याद होगा, जिसका भाव 433 के पास था, वहाँ से गैस कंपनी 30-35% चढ़ चुकी है। गैस अच्छे से याद है जब इसमें हाई एकुमुलेशन हुआ था 99% के आसपास एकुमुलेशन, आज से 3-4 वीक पहले मैंने गैस 2 बार आपको अलर्ट रहने की संभावना जताई थी और बताया था कि जल्दीबाजी में ना बेचे। जब कोई कंपनी 1 साल के हाई पहुंचती है और ऑफकोर्स एक लेवल को रिटेस्ट करती है, वो लेवल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है ना वो 630 के आसपास है, जहाँ पे बहुत निवेशक ऑलरेडी माल लपेट के बैठे हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऑफलोड करेंगे, यहाँ पे कैसे इनको टेक्निकल रेजिस्टेंस होगा और जब तक ऐसे लेवल को टूट के आगे नहीं निकलता है ना तब तक रैली संभावित नहीं होगी। बट इस बार के नंबर्स देखना बनता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट का जो मैंने बताया कि 630 से लेकर 635 या फिर 625 के आसपास है,
और उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी गैस हम लोग नई ऊंचाई देखेंगे। और जल्दी गैस 31 जनवरी को हम लोग ऑफकोर्स इनके जो Q3 के नंबर्स उसको देखने वाले हैं। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि अगर आपने इतना झेल लिया ना, कुछ महीना और ही सही, बिकॉज जब कंपनी के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट होते हैं, मैं जल्दीबाजी में गैस उसको बेचने की सलाह कैसे दे दूँ जब आपने गैस 2 साल होल्ड किया पेशेंसली, और ब्लैक स्वन इवेंट जब इंडस्ट्री में आया था उसको झेल लिया। तो जब गैस एक चीज़ सुधर रही है उसको गैस जल्दीबाजी में ना बेचे, वरना यही होता है कि आप बेच के दूसरा शेयर खरीदेंगे और फिर से प्राइस भाग जाएगा। प्राइस भागे गिरे वो गैस सेकेंडरी होता है। मैंने नेस्ले का एग्जांपल क्यों दिया कि 20 साल 15 साल 12 साल 10 साल होल्ड करने के बाद ही पैसे बनते हैं। उनका तो गैस प्रोडक्ट ही बैंड हो गया था, उसके बाद कितना बड़ा दोस्तों रिवॉल्यूशन हुआ आपको अच्छे से पता है। कि रही बात प्रिंस पाइप की, मुझे गैस कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, भले ही स्टॉक नहीं चला है, बट मुझे लगता है कि 500 के नीचे भी गैस ये कंपनी नहीं आई थी, इस चीज़ को नोटिस करें। उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली, बट येस अगर गैस ये कंपनी 800 के ऊपर निकलती है ना, अच्छा खासा फिगर हमें दिखाई पड़ सकता है। तो फिंगर क्रॉस, देखते हैं Q3 के नंबर्स में पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस क्या नंबर्स पेश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कमेंट्री और गाइडेंस हमें चाहिएगा। इस कमेंट्री और गाइडेंस की पूरा साल, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इनके लिए कैसा हो सकता है। पीएल की बात की जाए तो जी हाँ, 4% के आसपास गिरावट। तो ऑफकोर्स इस गिरावट है बहुत, तो उसको बबल बोल रहे हैं। वैल्यूएशन तो गैस महंगा हुआ है, इस बात को मैं लेकिन ढकूंगा नहीं। और ऑफकोर्स गैस मैंने आज से नहीं, बहुत सालों से वीबीएल को एक ही कमेंट्री दी है, बट यस यहाँ पे गैस थोड़ा खरीदने से बचें, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक काफ़ी रनअप कर चुका है। अच्छे स्टॉक को टॉप पे खरीद लेंगे और 1 साल जब नहीं चलेगा तो आप रोएंगे, ये चीज़ सही नहीं है। अच्छे स्टॉक को अगर आप टॉप पे भी खरीदते हैं और 20 साल का हॉरिजन रखते हैं ना, तब कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 साल क्या 6 महीना में ही लोग दोस्तों ट्रेडर से इन्वेस्टर और इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाते हैं। ये चीज़ मत करें। स्टॉक जब भागा है तो थोड़ा सा रेस्ट लेगा और थोड़ा गिरावट होना ज़रूरी है, वरना बबल फॉर्म होता है। बट ये साउथ अफ्रीका में गए जो एक्विजिशन के बाद ना, इस कंपनी में और भी लोगों का रुचि जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत एनालिस्ट ना इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी किए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब यहाँ से गैस 20-30% गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो डैमेज तो होगा, मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। लेकिन यस अगर वो फिर से गैस लाइफ टाइम हाई क्लेम करके नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा ना, ये वही चीज़ है। कभी भी गैस शेयर बाजार अगर ऐसा भागता ना, आराम से पैसे बनते कि लगाओ बिंदास पैसे बन जाएंगे। जब तक ऐसा को बाजार डराएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, पैसे नहीं बनेंगे। तो SIP अगर आप हर महीना कर रहे हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन यस यहाँ पे दोस्तों बल्क निवेश करने से बचें। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो, जो फ्रॉथ है, वीक बुल्स हैं या फिर वीक हैंड्स है, वो निकलें। और धीरे धीरे जैसे कंपनी के मार्जिन्स फिर से बढ़ें, कंपनी के नंबर्स फिर से बढ़े, कंपनी के EPS फिर से बढ़े, वैसे ही कंपनी के वैल्यूएशन भी काफ़ी सुधर जाएँ। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कवर करें। जिस दिन का ऐसी कंपनी IPO में लिस्ट हुई थी ना, मैंने उस समय भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि अगर आपको IPO में अलर्ट हुए हैं तो अच्छी बात है। छोटा मोटा अगर आप गेन को स्वाहा होते हुए देख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको नई कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। गैस फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। सच बताऊँ तो गैस मैं इस कंपनी पे फिराक में हूँ कि कैसे स्टॉक और भी सस्ता हो। 49,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 78 का पी है। ये कंपनी इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का दोस्तों टाटा का नाम है। पर 78 का पी में अगर आप खरीदते हैं तो कंपनी को उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी करने की आवश्यकता है। स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, तेज़ी भी आ सकती है, मंदी भी हो सकता है। बिकॉज जब बुल मार्केट होता है तो गधा घोड़ा सब स्टॉक भागता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी के पीछे से EPS तो बढ़े। अब जो गैस IPO में डेटा था वो देखें हम लोग अच्छा है, बट अपकमिंग क्वार्टर के नंबर से वो चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी। तो अगर आपको फोमो हो रहा है कि यहाँ से स्टॉक निकल ना जाए और डर भी लग रहा है कहीं गिर ना जाए, तो SIP करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे 25% पैसा लगा सकते हैं और रिमेनिंग 75% पैसा हाथ में लगाएं। और कल ये मत बोलिएगा कि सर मैंने ये पैसा लगाया स्टॉक भाग गया। कल स्टॉक गिरेगा तो आपको गैस और भी फ़ायदा हो सकता है। टुकड़ों में निवेश करना गैस हमेशा फ़ायदेमंद होता है, इसको बोलते हैं SIP। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अच्छी इस क्वार्टर के नंबर्स को देखें और नंबर्स के बाद जजमेंट करें। और SIP कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ये कंपनी यहाँ से अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। SIP की बात की जाए टाटा कंज्यूमर की, तो जी हाँ दोस्तों आज के हाई की बात की जाए 998। और मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी ये हाई टूट के नया लाइफ टाइम हाई हमें 1000 के ऊपर बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों मैं आपको जो टारगेट मैंने आपको सेट किया था कि 1200 1300 1400 इवन, अगर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस की, मैंने कहा इस बात आज से नहीं 1000 के आसपास नहीं बोल रहा हूँ, 700 750 730 780 इन सब भाव से गैस टारगेट मेरा 1200 1300 है। और वहाँ से गैस कंपनी अच्छा प्रदर्शन की है। 1000 का लेवल गैस टूटना, उसके बाद कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। बहुत ही लंबा कॉन्सलेशन बॉक्स से कंपनी निकली है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी की इंप्रूवमेंट हो रही है और एक्विजिशन की न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली फैंटास्टिक है। 1000 के ऊपर आप चाहें तो एक सिस्टमेटिक वे से अपना कॉल ले सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना है, फ्रेश एंट्री करना है, आपका निजी मामला है। बट ये अगर आपने सही टाइम में एंट्री किया तो होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि FMCG में अभी भी काफ़ी ऊर्जा बाकी है। टाटा की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए, जितने भी गए जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी है ना,
उतना अच्छा परफॉर्म भी के टाइम ग्राउंड में नहीं कर रही। तो गैस कंपनी ब्रांडेड है, बाटा का नाम आप सब अच्छे से जानते हैं। कोविड से झटका लगा, सेकेंड वेव, लॉकडाउन और बहुत सारी चीज़ बीच में, तो गैस मार्जिन का ही प्रेशर हुआ। तो सेम अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गैस सही में जितने भी इंडस्ट्री के की प्लेयर है ना, एक्सेप्ट एक आध जैसे मेट्रो ब्रांड्स हो गए, उतने अच्छे वेल्थ नहीं क्रिएट किए, बट कोई भी इंडस्ट्री गैस कभी डूबती नहीं है। अगर कंपनी अच्छी होती है, इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है। अब मार्जिन्स का प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट होता है, कंपनी गाइडेंस ठीक आते हैं, तो रिकवरी ज़रूर होगी। तो कंपनी को ऐसे लॉस में बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। यस, अगर आपको इससे अच्छा बेटर ऑप्शंस कहीं मिल रहे हैं, आप लॉस बुक करके आप एकदम कंफर्म है कि मैं पैसे बना लूँगा, तो आप निजी कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी को इस लॉस में बेचना है ये सोच के कि थक हार के कि मैं लाइक होपलेस हो गया हूँ, वो चीज़ सही नहीं है। टाइम दीजिएगा, नंबर्स देखिएगा, गाइडेंस आएंगे तो चीज़ के संग दोस्तों, मतलब वक्त के संग ना चीज़ का सेंटीमेंट भी चेंज काफ़ी होता है। बस की बात की जाए तो सेम गाइस मेरी कमेंट्री वही होगी जब आपने इतना ट्रेमेंडस रेट हाइक यूएस बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में देखा। रेट कट का भी इंजॉयमेंट करे। अभी तो गैस कोई भी अच्छी एनबीएफसी चली ही नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड 6 महीना में दोस्तों, 8 महीना में, साल भर में एनबीएफसी ऑफकोर्स अच्छा कर सकता है। गैस मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमने डेटा देखे हैं कि कैसे लो इंटरेस्ट रेट पे एनबीएफसी का बिजनेस बढ़ता है। बिकॉज ईएमआई कम होने के बाद ना काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, इनके मार्जिन्स में भी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डाउन साइड गैस बहुत ही फ्यू है। अगर 10% 15% के आसपास डाउन साइड है ना, तो रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों 1:6, 1:5, 1:8 कोई भी आप ले लें। बिकॉज कंपनी का इस 3400 का थी, 1500 के नीचे मिल रही है। कंपनी ख़राब नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में तेज़ी आई ही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड जो एक गुड टाइम है, टेलविंड्स हम लोग जो बोलते हैं ना, उसका फ़ायदा हमें दिखाई पड़ सकता है। कब इसमें ऑपरेटर्स घुसेंगे, कब इसमें बड़ा पार्टी घुसेगा, कब वॉल्यूम्स में इंडिकेशन हाई होगा, ये तो गैस Q3 के नंबर्स के बाद ही पता चलेगा। वही फिंगर क्रॉस के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखेंगे। ऑल दो गैस अभी तक कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए ना वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। तो इसकी बात की जाए, देखते ही देखते गैस जो स्टॉक है ना 5000 के आसपास पहुंच चुका है। याद होगा दोस्तों जब इन्फोइस की बात की जाए, अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। उस समय गैस मैंने बताया था कि ये इस कंपनी की बात की जाए, इसको आप लॉस में ना बेचें। बिकॉज ये कंपनी बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स को पैदा किए। जोमेटो में दोस्तों इसने बहुत पैसे कमाए। तो वही कहानी होती है, कंपनी का मैनेजमेंट भी दोस्तों बोले कुछ होता है। तो कंपनी एक समय 7000 के आसपास गई थी और उसके बाद हमें पंप एंड डंप वाली कहानी देखने को मिली। बिकॉज एक तरफा रैली कभी भी अच्छा बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने कहा सही टाइम एंट्री किया उनके पैसे बन रहे हैं। और 5000 के ऊपर का सीजन क्लोजिंग हुई ना, 6000 का जो द्वार है वो हमें दिखाई दे सकता है, जैसा कि हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है। इवन डिक्सन भी गैस गिर के रिकवर होकर 6300 के ऊपर चल रहे हैं। कंपनी अच्छी है, आप होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी यहाँ से ना, अगर छोटी मोटी करेक्शन आती है तो डरिएगा मत, बट ब्रेकआउट अगर ठीक से हुआ तो कंपनी रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बीच में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, बट येस अभी के टाइम मैं देख रहा हूँ कि प्राइस काफ़ी हद तक संभल चुका है। हाँ दोस्तों, जितना प्राइस संभलेगा उतनी ही स्टेबिलिटी इस कंपनी के शेयर में भी हमें देखने को मिलेगी। वो बीच में का जो न्यूज़ थी मैंने आपको बताया था, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का दाव हो सकता है कंपनी की अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई पे। और मेरा ऐसा मानना है कि देर है सवेर सेंटीमेंट जो भी के टाइम नेगेटिव है वो सुधार होंगे। बस Q3 के नंबर्स का हमें वेट है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, मुझे कैसे लगता है कि आपको जल्दीबाजी में मुथूट फाइनेंस को ऑफलोड नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरा निजी मामला है। आपको लगता है कि मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हूँ, कंपनी उतना नहीं चल रही है, आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे आपका प्रॉपर मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट जब होगा तो एनबीएफसी को फ़ायदा होगा। गोल्ड के प्राइस दोस्तों अभी भी बहुत ही मजबूत हैं और स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 1650 200 जैसी नहीं कंपनी तोड़ी ना, मतलब वो 1500 के ऊपर निकली तो 1650 के बाद कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।